अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब देखें हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, बात करेंगे कि इसराइल ने जोरी हथियारों की मुमकिन तैयारी की आड़ में ईरान पर एक बड़ा हमला कर दिया है, जिसके नतीजे में ईरानी मुसल्लह फ़ौज के सरबराह और सरबराह पासदारान इनकलाब और उसके साथ साथ उनके दीगर तीन अहम तरीन कमांडर समेत मजमूई तौर पर उनके 6 जो एटमी साइंटिस्ट थे वो भी शहीद हो गए। उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से रिपोर्ट्स आई, इसराइल ने जब ये अटैक किया, उस अटैक से पहले मुसाद अपना एक खुफिया ऑपरेशन लॉन्च कर चुकी थी और बहुत से अहदाफ को निशाना बना चुकी थी। और उसके बाद इसराइली फ़ज़ाइया ने और उनके दीगर अतराफ़ से मुख्तलिफ उनके ऊपर अटैक किए गए। 100 अहदाफ को हासिल करने के लिए टारगेट किया गया और उसके साथ साथ 300 से ज़ायद मिज़ाइल फायर किए गए। उसके साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अगरचे आज सुबह ये ऐलान किया कि इस जंग में अमेरिका का कोई हाथ नहीं है, वो इसके साथ नहीं है। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद अमेरिकी सदर का भी लब लहजा बदलने लगा। बिलखसूस उन्होंने धमकी भी दी और जल्द अज जल्द ईरान को डील करने की भी वार्निंग दी और साथ में उन्होंने कहा कि जितने सख्त गिर लीडर थे जो धमकियां देते थे उनको हमने खात्मा कर दिया। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैंने 60 दिन का ईरान को अल्टीमेटम दिया था और आज 61वां दिन था और हमने इसराइल ने अटैक कर दिया। एक जानिब 2 रोज़ बाद यानी कि इतवार के रोज़ ओमान में दोबारा डायलॉग का सेशन होना था जो कि छठा दौर था। तो इतनी उजलत आखिर क्यों की गई? और उसके साथ साथ ईरानी इंटेलिजेंस ने इन तमाम हमलों को मुमकिन तौर के ऊपर पेश की एक अपनी स्ट्रेटजी के तहत क्यों इंटरसेप्ट करते हुए कोई मौसर जवाब देने में अब तक क्यों नाकाम रही हैं, उसके साथ बात करेंगे। और इसके बताएंगे कि इस इसराइल के हमले के बाद जो ऑपरेशन राइजिंग लाइन के ज़रिए से एक नया खित्ते के अंदर पैगाम दिया गया है, इसके खित्ते समेत दुनिया के लिए क्या ख़तरनाक असरात मुरतब हो सकते हैं। तो इन पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियेकार हैं ब्रिगेडियर अहमद सईद मिन्हाज साहब, उनके साथ हमें जूम पर ही ज्वाइन करेंगे माहिर बैन अल-अक़वामी अमूर नासिर बाज शिराजी साहब और स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर तज्ज़ियेकार रऊफ़ क्लासा साहब। अब तीनों का बहुत शुक्रिया। अहमद सईद मिन्हाज साहब, आपसे मैं बातचीत का आगाज़ करना चाहूँगा। आज सुबह से हमने देखा कि इसराइल ने बेशुमार स्ट्राइक्स की ईरान के ऊपर और ईरान जो खुद एक बड़ी एक अल्टीमेटली एक दिफाई ताकत है और तवक्को ये की जा रही थी कि ईरान के ऊपर इसराइल हमला करेगा। इसराइल ने हमला कर दिया लेकिन पूरा दिन गुजर गया। जो इसराइल की स्ट्रेटजी थी, जिस तरीके से उन्होंने मोसाद के ज़रिए से पहले एक पेशगी एक ऑपरेशन लॉन्च किया, मुख्तलिफ जो उनके डिफेंस सिस्टम था उनको नकारा बनाया गया। लेकिन क्या वजह थी कि ईरान किसी भी एक मुकाम के ऊपर जवाब नहीं दे सका? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि सिचुएशन इस वक्त मिडिल ईस्ट में खासी इवॉल्विंग है और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर स्पेशली 48 घंटों से लेकर 72 घंटे खासे अहम है कि जिसमें ईरानियन रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है वो किस डायरेक्शन में जाती है। लेकिन क्विकली जैसे आपने एनालाइज किया कि ईरान जो है वो बुरी तरह से नाकाम हुआ इस हमले को रोकने के लिए, तो उसकी वजूहात हम जल्दी से एक लिस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि पिछले 3-4 दिनों से आप देख रहे थे कि वेस्टर्न पावर्स स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने तमाम एम्बेसी के लोगों को और अमेरिकन को कहा था कि आप मिडिल ईस्ट को छोड़ दें। तो ये बड़ा वाज़ेह इंडिकेशन थी कि कुछ होने जा रहा है। और डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इधर मस्कत के अंदर डायलॉग्स भी चल रहे थे और उसके 5 राउंड्स ऑफ टॉक्स हो भी चुके थे, लेकिन उस तरह से जो एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी या सरप्राइज को जो है वो जो चांसेस थे सरप्राइज होने के, उसको जो है जो एक परसेप्शन थी कि ईरान को मिटिगेट कर सकेगा वो नहीं था। तो लिहाजा काउंटर इंटेलिजेंस बुरी तरह मुतासिर हुआ। बिल्कुल काउंटर इंटेलिजेंस नहीं है, ये मोसाद पूरी तरीके से इन्फिल्ट्रेट कर चुकी है ईरान के अंदर और उसकी 3-4 वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये कि वहाँ जो क्लर्जी है और जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उनके दरमियान डिफरेंस है। इसी तरह जो ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनकी जो नॉर्मल मिलिट्री है उसमें पोलराइजेशन है। एट द सेम टाइम जो उनकी यूथ है वो बेसिकली अपनी गवर्नमेंट के साथ उस तरह से नहीं खड़े होते, क्योंकि कोई आधे क्लर्जीज के साथ है, आधे पोलिटिकल गवर्नमेंट के साथ है। इसी तरह जो दावे करते थे कि हम एक रीजनल पावर हैं और जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं, उसमें जो परसेप्शन एक जनरेट की थी वो रियलिटी के टोटल अगेंस्ट थी। इसी तरह उनके पास कोई इस तरह के रडार सिस्टम नहीं थे, कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ऐसा नहीं था कि वो जो जैमिंग हो रही थी उसको काउंटर कर सके। तो जो मिसाइल सिस्टम भी था उनका, ईरान का शहाब 3 और दूसरे दीगर जो मिसाइल सिस्टम्स का ये लोग नाम लेते थे, ये तमाम जो है वो बुरी तरीके से एक एक्सपोज हुए हैं। और उसकी बेसिकली ये भी वजूहात हो सकती हैं कि जो प्रॉक्सीज के ऊपर ईरान इन्वेस्ट करता था, लाइक हिजबुल्लाह के अंदर, लाइक हमास के अंदर, लाइक हुतीज जो
यमन में मौजूद हैं, वो भी इसराइल ने अटैक करने से पहले उनको भी न्यूट्रलाइज कर दिया। तो बजाय अपना कन्वेंशनल डिफेंस को मजबूत करते, उन्होंने अपनी प्रॉक्सीज पे इन्वेस्ट किया था। तो लिहाजा ये वो ऐसी मल्टीपल नंबर ऑफ रीजंस हैं कि जो एक ईरान की परसेप्शन थी कि वो एक रीजनल पावर है, शिया कम्युनिटी की वो लीडरशिप है, शिया क्रिसेंट का कॉन्सेप्ट भी था, वो बुरी तरीके से नाकाम हुआ। लेकिन हैविंग सेड दैट, वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, एक रेशनल स्टेट है, एक खुद मुख्तार एक जो है वो स्टेट है, तो लिहाजा उसने रिस्पॉन्स तो जनरेट करना है। लेकिन एट द सेम टाइम क्या वो इफेक्टिवली कर सकेगा, माजी में भी नहीं किया। अक्टूबर 2024 में भी देख लें तो कॉस्मेटिक काइंड ऑफ रिस्पांस था। आज का रिस्पांस भी जो है वो उस तरह से नहीं है, और सिर्फ 100 ड्रोन भेजे गए। क्यों? इसलिए कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का प्रेशर था, डोमेस्टिक प्रेशर था, और अपनी सालमिया तो बिल्कुल ठीक, उसने जो चैलेंज बिल्कुल ठीक, सिस्टम में बिल्कुल करना ठीक। था। अहमद सैयद साहब हमारे साथ रहेगा, मैं आता हूं आपकी तरफ। जी जी, मैं आपकी तरफ आता हूं, दोबारा आपसे बात करता हूं। नासिर शिराज साहब भी हमारे साथ मौजूद। शिराज साहब आपका बहुत शुक्रिया। शिराज साहब, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, इंटरनेशनल अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर बहाना ये बनाया गया कि मुमकिन तौर के ऊपर आने वाले दिनों में ईरान इस अपने जो जौहरी उनकी तनसीबात हैं उनके जरिए से वो एटमी हथियार बनाने की बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा। अभी बनाए नहीं है, एटमी हथियार बना लेगा। इस अजम्पशन के बेस के ऊपर एक इतनी बड़ी स्ट्राइक लॉन्च की गई है ईरान के ऊपर, जहां पे एक बहुत कोलेट्रल डैमेज हमें देखने का मिला है। सिर्फ जो एटमी हथियार की मुमकिन तैयारी थी वो निशाना थी, या उसके पसे पर्दा कुछ और इसराइल के मकासिद हैं, अमेरिका के कुछ और मकासिद हैं ईरान समेत इस खित्ते के अंदर, जिनको हासिल करने के लिए उन्होंने इतनी हेस्ट की है कि अभी डिस्कशन डायलॉग का राउंड होना है अगला संडे को, उससे पहले उन्होंने अटैक लॉन्च कर दिया। कैसे देखते हैं? जी शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल इस पे कोई एम्बिग्युइटी नहीं है कि अमेरिका ने इसको एक प्रीटेक्स्ट के तौर पे यूज किया और एक सिचुएशन क्रिएट की। यकदम IAEA का इजलास होता है और वो कहते हैं कि गुज़िश्ता 6 सालों से ईरान जो है वो आपकी जो गाइडलाइंस थी उनको फॉलो नहीं कर रहा, और उसको पूरे उस न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर क्वेश्चन खड़े कर देते हैं। तो बहुत वाज़ेह तौर पे है कि ये एब्रप्ट एक एक्टिविटी थी, और अगर कोई लॉजिक बना इस खित्ते के अंदर अगर किसी ने एडवेंचर किया है और सोवरन कंट्रीज की सोवरेनिटी को पामाल किया है, सीरिया के अंदर, इराक के अंदर, शाम के अंदर, लेबनान के अंदर, यमन के अंदर, ईरान के अंदर, तो इसराइल है जी। और इसराइल एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है, इसराइल टेरिटरी भी नहीं है। और अगर यही प्रिंसिपल आपके लिए लाई करता है तो फिर तो सबसे पहले इसराइल को काबू में करने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि वो तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी भी अंजाम दे रहे हैं, पावर भी है। तो ये तो जस्ट एक परसीव्ड थ्रेट बनाया गया ईरान का, एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई। तो ये तो बहुत वाज़ेह है। अब दूसरी बात ये है कि जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि ईरान के लिए मुश्किल क्या है, एक मुश्किल जो अजीब सी मुश्किल है ना उनके लिए, वो ये मुश्किल है ईरान का तो कोई इसराइल के साथ तनाज़ा नहीं है, और ईरान के खिलाफ इस इमिनेंट थ्रेट की क्या वजह है, उसकी भी बुनियादी वजह ये है कि जो ग्लोबल ऑर्डर है, इस ग्लोबल ऑर्डर में ईरान एक चैलेंजिंग जो है वो एक्टर है। यानी ईरान अमेरिका को डायरेक्टली चैलेंज करता है, ईरान बुली नहीं होता, दीवार से नहीं लगता, एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता है, बात और नेगोशिएट करने पर लॉजिक के जरिए से इन्हिसार करता है। वो इसराइल को जो है वो टिट फॉर टैट करता है। वो वाहिद कंट्री है जो ओपनली कहता है कि वो हर एतबार से डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री या इवन इकोनॉमिक वो हमास को और वहां की जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है फलस्तीन की उनको सपोर्ट करता है। और ये है वो बुनियादी जो उनके ग्लोबल ऑर्डर के अंदर एक कंट्री मुस्लिम वर्ल्ड में आप एक कंट्री दिखाएं कि जो प्रैक्टिकली इसराइली एम्बिशियस अजाइम के मुकाबले में कहीं खड़ा हो, तो वो ईरान है। तो ये ग्लोबली उनके लिए एक बड़ी ऐसी सिचुएशन है कि अगर ये मजीद ग्रो करता है तो फिर उनके लिए ये चैलेंज बहुत बढ़ जाता है। तो उसको समझने की जरूरत है कि असल जुर्म ईरान का ना उनका कोई जमीन का मसला है, ना उनका कोई जोग्राफिया लगता है, ना उनका कोई बॉर्डर की कोई उनके साथ प्रॉब्लम चल रही है, ना उनके कोई फाइनेंशियल आपस में एक दूसरे के साथ रिफ्ट्स हैं। ये खालिस्तान एक आइडियोलॉजिकल बुनियाद के ऊपर ये क्लैश जो है वो जन्म दिया, और ईरान ने जो जंग लड़ी है और इसराइल के अजाइम के मुकाबले में, चूंकि इसराइल के अजाइम डिक्लेयर हैं, क्या उनके फॉरेन मिनिस्टर ने, क्या उनके डिफेंस मिनिस्टर ने मल्टीपल टाइम इसराइल की बात बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया। थोड़ा इसको अगर कोरिलेट करते जाएं, एक बड़ा आपका प्रोमिनेंट आपका जो दुश्मन है आपके सामने था, उसके जाइम आपके सामने थे, वार्निंग आ रही थी। तो ईरान ने जो गुज़श्ता कई सालों से सबसे बड़ा जो उसका दुश्मन था इसराइल था, उसके खिलाफ बरसरे पैकार था ईरान। आप दुश्मन की कैपेबिलिटीज को मद्देनजर रखते हो अपने आप को तैयार करते हैं, टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी, वेपन्स के लिहाज से भी, स्ट्रेटजी के लिहाज से भी, इंटेलिजेंस के लिहाज से भी।
आपको लगता है कि इसराइल की जिस लेवल के ऊपर प्रिपरेशन थी, अगर हम उसको मैच ईरान नहीं कर सकता था, लेकिन उसको उसके मुमकिन किसी भी हाल में, किसी भी वक्त में उसके मुमकिन हमले को रिस्पॉन्ड करने के लिए उस लेवल के ऊपर ईरान की तैयारी भी थी या नहीं? शायद साहब सुन सकते हैं? ये देखिए बहुत अहम बात है, ईरान की लड़ाई किसके साथ हो रही है। अगर कोई ये कहे कि इसराइल के साथ लड़ाई हो रही है तो ये बहुत छोटी निगाह होगी। अगर कोई एक हकीकी निगाह रखता है तो वो जानता है कि इसराइल को तो सिर्फ ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठाया हुआ है। और आपने जो प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट्स देखी हैं जिसमें उसने कहा कि और लीथल जो अमेरिकन इक्विपमेंट है और वो सारी चीजें ऑन द गो हैं, तो वाजे तौर पर उससे पहले सारे सिनेरियो है और फिर जिस तरीके से कलेक्टिव वेस्ट का रिस्पांस है, फ्रांस का देखे, जर्मनी का देखे, वो एक पेज के ऊपर है। ये उन सब ने मिलकर अपने जोन में इस रेजिस्टेंस के कांटे को निकालने की कोशिश की है। मैं उससे भी ज्यादा बात करता हूं, उससे भी ज्यादा ईरान की प्रॉब्लम को समझें कि अगर यही अटैक इसराइल करता है तो उसके लिए एयर स्पेस खुली है जॉर्डन की, उसके लिए एयर स्पेस खुली है दीगर अरब कंट्रीज की, उसके लिए एयर स्पेस खुली है सीरिया की। लेकिन अगर ईरान रिटेलिएट करना चाहता है तो यही कंट्रीज अपनी तमाम तरह कैपेबिलिटीज और गिवन कैपेबिलिटीज के साथ उसको डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं इसराइल को। यानी इसराइल के डिफेंस के लिए तो इनका सारा मैकेनिज्म एक्टिव होता है। और सिचुएशन ऐसी बनी है कि अगर ईरान जवाब में रिटेलिएट करे तो इसको कभी फिरके का नाम दे देंगे, कभी इसको जो है वो शिया सुन्नी जंग कहना शुरू कर देंगे। ये बहुत गंभीर सिचुएशन है, चूंकि बुनियादी तौर पे अगर ये कंट्रीज अपना रोल प्ले करते और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखते तो गजा का मसैकर नहीं होता। और ईरान का जुर्म यह है कि वो गजा के मसैकर पे साइलेंट नहीं है। अगर आज वो शेक हैंड कर ले तो उसके लिए तो सैंक्शंस भी खत्म है, पाबंदियां भी खत्म है। अब आते हैं एप्रोप्रिएट तैयारी की। तो देखिए, अगर तो तैयारी के लिए कोई ऐसा फार्मूला होता है कि मुकाबला करने के लिए आपको पैरिटी चाहिए और उसी तरीके से जो है वो आपको जो है वो आपकी हार्ड पावर जो है वो हो, तो मैं समझता हूं कभी अमेरिका को इराक और अफगानिस्तान के अंदर शिकस्त नहीं होती। वो बड़ी पावर थी, वो मिलिट्री पावर थी, वो कितनी बड़ी न्यूक्लियर पावर थी, लेकिन इन एरियाज के अंदर उनको शिकस्त हुई है। हमें चीजों को इतना हैप्पैज़र्ड नहीं देखना चाहिए, हमें पैनिक भी नहीं होना चाहिए। ईरान की ये खूबी रही है जो हमने जितना उनका पॉलिटिकल और उनका जो डिफेंस स्ट्रक्चर को देखा है या स्टडी किया है, वो ये है कि वो अपने हिसाब से रिटेलिएट करते हैं। वो फौरी रद्द अमल के ट्रैप के अंदर नहीं आते, वो करेंगे, उसका इमीडिएट रद्द अमल भी आएगा और अल्टीमेट भी आएगा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। फिराज साहब इसके ऊपर मजीद बात करेंगे, मैं आपकी तरफ आता हूँ। क्लासा साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। क्लासा साहब, ये थ्रेट था और काफी दिनों से तो बहुत ये ओपन थ्रेट हो चुका था और अमेरिकी सदर के बयान भी आ चुका था, खित्ते के अंदर सूरत हाल भी ऐसी थी। 20 साल बाद IAEA से भी एक उनकी करारदाद ईरान के खिलाफ मंजूर हो चुकी थी। अल्टीमेटली एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का हमला इसराइल ने कर दिया। खित्ते के ऊपर क्या इसके असरात आपको दिखाई दे रहे हैं और ये सूरत हाल क्या शक्ल इख्तियार कर सकती है मुमकिन तौर पर? जी बहुत शुक्रिया आपका, बड़े अहम सवाल है आपका। 2-3 चीज़ें इसको पहले हिस्टोरिकली इसको देख लेते हैं कि अब ये देखें कि कोई भी रजीम हो, कोई हुकूमत हो, सिविलाइजेशन हो, उसकी अपनी एक तबई उम्र होती है, जैसे इंसानों की होती है, हमारी ऐसे हुकूमतों की होती है, ऐसे इनकलाब की होती है। मतलब मैं आपको 3-4 मिसालें दे सकता हूँ जो इवन मिडल ईस्ट में या रशिया में या जहाँ पे भी इनकलाबात हैं। अभी आप देखें सदाम हुसैन का इनकलाब था जो भी जिस तरह लेकर आए, वो भी तकरीबन ये 30-40 साल चला और फिर वन डे ही हैज़ टू गो। हमने कर्नल कज़ाफ़ी साहब को देखा, वो भी 50 साल तकरीबन उन्होंने भी रूल के वन डे वो ही हैड टू गो। अच्छा, बोल्शेविक का ज़्यादा कोई लंबा चल गया, 1917 से लेके आप मतलब देखते हैं कि 89 तक वट तक वो चलता रहा। तो ऐसे शाह ईरान का देख लें कि शाह ईरान का भी तो इतनी तो मतलब पीरियड बनता है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, 30-35-40 साल के दरमियान है। तो ईरानी रेवोल्यूशन जो था इसको भी आप देखें 44-45 ईयर्स हो गए। एक स्टेज पे आके कोई भी रेवोल्यूशन हो, कोई भी रजीम हो, कोई आपका इज़म हो, फॉर मतलब अब किसी नाम पे लेकर आए, एक स्टेज पे आके डेकेडेंट हो जाते हैं, रुक जाता है और उसके बाद वहाँ के लोग भी आपसे थकना शुरू हो जाते हैं, आपकी अपनी हेजमनी वगैरह या वटेवर जो भी पैदा होने ये शुरू हो सकती है। अब 2 चीज़ें थी यहाँ पर, एक तो ये था ये जो ईरानियन मौजूदा लीडरशिप है या तो सऊदी रूट लेते ये वहाँ पे जैसे सऊदी अरेबिया को ये MBS को एहसास हो गया था कि शायद अगर हम इसी तरीके से चलते रहे, ये सख्तियाँ इसे हमने अपने माशरे पे रखी, यूथ पे रखी, औरतों पे रखी और हमने एरन कल्टन बना के रखा और हमने अपने आप को ओपन अगर हमने ना किया दुनिया के साथ अपने साथ,
तो हमारी जो नई नस्लें उनके लिए प्रॉब्लम होंगे। लिहाजा MBS का रूट बड़ा डिफरेंट था, आप देख लें। इनका जो था अभी तक भी एक स्ट्रिक्ट एक कोड के साथ चल रहे थे, वही जो 40 साल पहले एनिमीज़ थे वही 40 साल बाद भी वही एनिमीज़ हैं। अच्छा, फिर ये देखें कि जब आप इतने बड़े बिग एनिमीज़ के अप अगेंस्ट है फॉर वट एवर रीजन, जो माइट बी ऑन द राइट साइड, ईरानियन जो है मतलब इसराइल आपके खिलाफ है, मतलब अमेरिकन खिलाफ हैं, तो फिर आपको चाहिए खित्ते में तो कोई दोस्त बनाए। आपको कम अज़ कम मोहल्ले में अपने अपने करीबी उसमें तो दोस्ती होनी चाहिए। सऊदीज़ के साथ भी नहीं है, आपकी दुश्मनी चलती रही, प्रॉक्सी वार्स लड़ी हमने देखी है। और जो पहले बात कह रहे थे, उसके बाद ब्रिगेडियर साहब जो बात कह रहे थे कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उन्होंने प्रॉक्सीज में की और प्रॉक्सीज के जरिए ही वो जंग लड़ते रहे। ये ईरानियन की स्ट्रैटेजी थी कि हमने घर पे लड़ाई नहीं लड़नी, अपने बॉर्डर से बाहर लड़नी है, जहाँ पे भी लड़नी है। उन्होंने क्या किया इसके बदले में, यहाँ पे आप उनके अगेंस्ट हैं तो फिर कम अज़ कम जो खित्ता है बस सऊदीज़ के साथ आपके तल्लुकात जो हैं वो ख़राब रहे हैं। सिंस रेवोल्यूशन अभी जाके ठीक हुए, कुछ पिछले साल में हमने देखा UAE के यही थे, फिर उसके बाद कतर के वगैरह के सारे ममालिक जो उस खित्ते के हैं वो ईरान से खौफजदा थे कि ईरान जो है हमें खा जाएगा। उन्होंने ईरान से बचने के लिए उन्होंने जो अपना टिल्ट जो था वो अमेरिकन की तरफ गया कि आप हमें प्रोटेक्शन दें, आप हमें छतरी दें। सो सारी जो वहाँ पे हो रही थी, ईरानियंस ने कोई मेरा ख्याल विद ड्यू मतलब अपॉलॉजीज टू फ्रेंड्स, उन्होंने दुनिया में दोस्त नहीं बनाए, वो अपने उसी पे रहे हैं कि हमें दोस्तों की ज़रूरत नहीं है। अगर चाइना के साथ उनकी ट्रेड डील हुई है, अगर ऑयल खरीद रहे थे एनर्जी, या इंडिया खरीद रहा था, या इवन यूरोपियन अगर वहाँ पे नेशंस खरीद रहे थे, तो भी आप देखें वो तो कह रहे हैं हम आपको पैसे दे रहे हैं ना, बिजनेस कर रहे हैं ना। कल को वो जंग लड़ने तो नहीं आएगा, आपके चाइना जंग लड़ने नहीं आएगा। जो पाकिस्तान को एडवांटेजेस है अगेंस्ट द इंडियंस, वो यही थे कि पाकिस्तान के कुछ 4-5 दोस्त तो खड़े थे, स्पेशली चाइना साथ खड़ा था, इवन ईरानियंस हमारे साथ खड़े थे, या उसमें तुर्की खड़ा था, अजरबैजान वगैरह, वो मुल्क थे। इस वक्त ईरानियन को सबसे बड़ा मसला है, लिप सर्विस करने वाले तो होंगे, पाकिस्तान ने भी किया, सऊदी अरब समेत मुज़म्मती बयानात तो होगी। कोई बंदा इतनी बड़ी जंग में नहीं घुसेगा कि जहां पे अमेरिकन तो वेट कर रहे हैं कि कोई छोटा सा उन्होंने कहा, ईरानियन कहते हैं हम उस पे अमेरिकन इंटरेस्ट पे अटैक करेंगे, एंड दे वुड लव टू। अमेरिकन चाहेंगे कि ये वही वाला ब्लंडर ईरानियंस करें जो जापानीज ने किया था पर्ल हार्बर पे। उन्होंने पर्ल हार्बर पे अटैक किया, और कहा भी जाता है कि ईरान की नेवी जो है बहुत स्ट्रांग तस्वर की जाती है। अच्छा, ये सारी चीजें जब आती हैं जंग में, जब आती है ना, वो तो इंडिया भी बहुत बड़ा स्ट्रांग तस्वर किया जाता था, आपके सामने है। ये तो जब मैदान में आते ना, घोड़ा मैदान और तलवार वाला काम होता है, वो तो उस वक्त पता चलता है ना। तो उस वक्त उन्होंने पर्ल हार्बर पे अटैक किया इन्होंने, जापानीज ने। वो भी अपने आप को बहुत पुरानी सिविलाइजेशन थी, लाइक द ईरानियंस, वो भी ब्रेव पीपल थे जैसे ईरान के लोग ब्रेव हैं। उनकी एक फेटल मिस्टेक ने जो उन्होंने पर्ल हार्बर पे किया, उन्होंने जवाबन जाकर कुछ अरसे बाद उन्होंने 2 शहरों में बम मार के उनको तबाह कर दिया। अच्छा, जर्मन जैसे थे, अगेन जर्मन आर वेरी पावरफुल पीपल, उन्होंने पोलैंड में फोर्सेज अपनी उन्होंने घुसाई, वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हुई, फिर जर्मन्स, और फिर हमने जापानीज का हमने वर्ल्ड वॉर सेकंड में देखा इसके साथ क्या हुआ। सो इस वक्त जो इसके लिए ईरान के लिए सबसे बड़ा बिग चैलेंज है, क्या ये कन्फ्लिक्ट को बढ़ाएंगे, या ट्रंप जो इन्हें कह रहा है कि अभी भी टाइम है कि आप इस पे बैठ के बातचीत करके बाकी मुल्क को बचा लें, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बता लें, बाकी चीजें कर लें। सो दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट ईरानियंस के लिए। इस वक्त एक मुश्किल टाइम है। एक आपका नेशनल आपकी डिग्निटी होती है, नेशनल एक रिस्पेक्ट होती है, यू फील वुंडेड, यू फील अटैक्ड कि हमारे ऊपर हाल्ट हुआ है, हमारे अंदर से हमारे आर्मी चीफ को उन्होंने आके शहीद कर दिया और बड़ी टॉप लीडरशिप को। सो रिवेंज की जो आपको इस वक्त होगी, अर्ज होगी, वो मेरा ख्याल बड़ी डेंजरस होगी। सो इट विल डिसाइड, ईरानियंस की लीडरशिप जो है इस वक्त वो आके कन्फ्लिक्ट को बढ़ाएगी। अमेरिकन भी चाहेंगे कन्फ्लिक्ट बढ़े, इसराइल भी चाहेगा कन्फ्लिक्ट बढ़े। बट मेरा ये ख्याल है, माई व्यू, इट माइट बी वेरी अनपॉपुलर ओपिनियन, कि इस वक्त ईरान को थोड़ा सा अपने आप को रीअसेस करके अपने तमाम वसाइल वो देख, वो कहते हैं वन हैज टू लिव टू फाइट फॉर अनदर डे, अपने आप को उस ट्राइब में लेकर नहीं ले जाना चाहिए जिसमें जर्मनी और जापान गए थे और वर्ल्ड वॉर सेकंड में उनके बहुत बड़े प्रॉब्लम। मैं अक्सर वापस आता हूं, चूंकि अहमद सईद मिनाज साहब से एक आखिरी सवाल करना है, फिर उन्हें शायद मूव करना है। अहमद सईद साहब, अब आपको क्या लगता है, आपके असेसमेंट के मुताबिक, अगरचे ईरानी जो सुप्रीम उनकी लीडरशिप है वो डिटरमिन्ड है कि एक तारीखी जवाब दिया जाएगा इसराइल को, आप समझते हैं कि जवाब कब और कैसे आ सकता है और इसके असरात क्या होंगे? और जो क्लासेस साहब बात कर रहे हैं, क्या ईरान के पास ज़्यादा बेहतर ऑप्शन ये है कि जो इतवार के रोज़ एक सेशन होना है मस्कत के अंदर, वहाँ बैठ के मामला को सेटल कर लिया जाए, या अपनी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी के ऊपर वो एक खुददारी का मुजाहरा करें और एक भरपूर किस्म का जवाब दें इसराइल को? क्या असेसमेंट है आपकी? जी बिल्कुल, क्लासेस साहब ने जैसे कहा कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त ईरान के दोस्त एज सच कोई नहीं, और इतनी बड़ी जंग में कोई दूसरा मुल्क कूदेगा या नहीं। P5 को देख लें तो अमेरिकन हो गए, US जो UK है, फ्रांस, वो अमेरिकन कैंप के अंदर है। जहां रशिया और चाइना का ताल्लुक है, वो ईरान के हक में स्टेटमेंट्स देते नजर आते हैं। लेकिन अगर चेस पे देखें आप, वॉर गेम अगर करें तो रशिया को एंगेज कर लिया गया यूक्रेन के थ्रू,
चाइनीज खुल के सामने लड़ते नहीं है, वो अपने इकोनॉमिक जॉइंट बनने के सिलसिले में है। उससे पहले मिडिल ईस्ट को अगर ले लें तो उसमें जो अरब स्प्रिंग के जरिए सब्जुगेट करने की कोशिश की गई थी पावर्स को, वहां पे फिर इब्राहिम अकॉर्ड्स कराए गए, और अब जो है बायलैटरल लेवल के ऊपर रिलेशनशिप भी जो है वो मुसलमान मुल्कों ने रशिया को यूक्रेन ने एंगेज किया हुआ है, वो भी आगे नहीं आ सकता। जी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह से खुल के सामने आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो लूज सिचुएशन जो है वो ईरान के साथ है। ईरान का एक परसेप्शन थी, वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो पाई है। तो लिहाजा अब वो अगर आप देखें तो जो आपके ओआईसी है या फॉर दैट मैटर अरब लीग है, वो भी इस तरह डॉर्मेंट हुई हुई है। तो ईरान ने जो कुछ करना अब खुद करना, तो एक पैराडॉक्सिकल काइंड ऑफ सिचुएशन है, एक कैश 22 काइंड ऑफ सिचुएशन है ईरान के लिए, कि अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता तो उसकी सालमियत और खुद मुख्तारी पे हरफ आता है। जो एक शिया कम्युनिटी का वो लीडर समझा जाता था मिडिल ईस्ट के अंदर, वो तमाम उसकी पावर, उसकी जितनी एक हाइप क्रिएट हुई हुई थी, वो सब मल्टीप्लाइड बाय जीरो होती है। लेकिन अगर वो अटैक करता है तो उसके पास दो ऑप्शन है, एक मेनलैंड आपका इसराइल कि जहां पे अपने मिसाइलों के साथ हमला करे, या मुतअद्दिद जो यूनाइटेड स्टेट्स के अड्डे हैं मुख्तलिफ गल्फ के अंदर, जो मिडिल ईस्ट के अंदर, उनको हिट करे, या फिर बहरी बेड़ा जो है डीप सी में उसको हिट करे जाकर। तो ये तीनों ऑप्शन जो है मिलिट्री के ऑप्शन के ऊपर जाता है। तो अमेरिकन ने बड़ा खुल के कहा है कि फिर हम इसराइल के साथ खड़े होंगे और अपना दिफा करेंगे। तो लिहाजा पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, देखना पड़ेगा कि वो किस हद तक एक ऐसे मुल्क के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेता है शिद्दत के साथ, कि जो कि एक अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट भी है, और इसराइल जो है वो वजूद में भी आया था जंग के दौरान, एग्जिस्ट भी वो जंग के दौरान करता है, और उसके साथ साथ जो है वो उसकी जो जितना उसे एक्सपेंड किया वो भी जंग के दौरान की है। तो एक अल्टीमेट किस्म की वो एक हाइप क्रिएट की हुई है इसराइल ने, और उसके साथ अलाइज काफी हैं, और जियो स्ट्रेटेजिक जो है स्ट्रेटजीज वो अब रेलिगेट हो चुकी हैं इनटू फेवर ऑफ जियो इकोनॉमिक्स। और हम जानते हैं कि इसराइली जो मसनूआत हैं या उसकी मल्टीनेशनल कंपनियों 30-40% तो अमेरिकन की इकोनॉमी को जो है वो कंट्रोल करते हैं, इसलिए दुनिया की इकोनॉमी को। तो जो एक लिबरलिज्म या इंटरनेशनलिज्म या ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट आ रहा था वो रेलिगेट हो गया इनटू फेवर। बिल्कुल ठीक है। अहमद सैयद मिनाज साहब, यहाँ पे हमने ब्रेक लेनी है, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका शुक्रिया। नासिर शिराजी साहब और रूफ क्लासर साहब के साथ ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं नासिर शिराजी साहब, माहिर बैनुल अक़वामी बूर। नासिर शिराजी साहब, जो भी हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से कब, अगरचे कि ईरानी लीडरशिप की तरफ से तो बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि इसराइल को तारीखी जवाब दिया जाएगा, और उनकी खुददारी का, उनकी खुद मुख्तारी का ये तकाजा भी है कि उसको भरपूर अंदाज में जवाब दें। लेकिन जिस तरीके से एक बड़े पैमाने के ऊपर डैमेज हुआ है, और जो उनका एक पूरा दिफाई सिस्टम था, इस वक्त वो लगता है कि बुरी तरह से हिट हुआ है, और फौरी तौर के ऊपर हमला की पोजीशन में नहीं। और अभी भी इतलात आ रही है कि शायद दोबारा इसराइल ने कोई तेहरान के अतराफ़ में कोई इर्द गिर्द कोई अटैक किया है। लेकिन जो एक ईरान की एक परसेप्शन थी, अल्टीमेटली एक वो दिफाई कुव्वत थी खित्ते के अंदर, उसकी एक डेटरेंस ज़रूर थी। अब उस परसेप्शन को रियलिटी में बदलने के लिए क्या वाकई ही अगले 24 घंटों में, 48 घंटों के अंदर ईरान इसराइल के ऊपर अटैक करेगा और सक्सेसफुली अटैक करने की इस वक्त पोजीशन में है, या आपको लगता है कि जो इतवार को डायलॉग का राउंड होना है वहां बैठ के कोई बातचीत कर ली जाए? जी शुक्रिया। मेरे ख्याल है जो डायलॉग वाला चैप्टर है ना, वो मेरे ख्याल है फॉर द टाइम बीइंग क्लोज्ड है, और उसकी रीजन ये है कि जो सीबीएन्स होते हैं, किसी के लिए भी जो गुड इंटेंशन शो करनी है वो तो शो हो ही नहीं, बल्कि वाज़े तौर पे ये लग रहा है कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाली बात है कि आप जो है वो बज़ाहिर आपके साथ टेबल के ऊपर बैठ रहे हैं, और दूसरी तरफ आपने इसराइल को गो हेड दिया है, और ये पूरी जंग जो है वो मुसल्लत की है, और इतने बड़े हैवी डैमेजेस हुए हैं। ये मुझे नहीं लगता कि ये बात अब आगे चले। दूसरी बात यह है कि ईरान के पास विंडो क्या है, या ईरान के पास रिस्पॉन्स देने की सलाहियत क्या है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि वो पैनिक नहीं होते, और होना भी नहीं चाहिए। वो ऐसे नहीं रेस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि मसला ये है कि वो बॉर्डर तो है नहीं, वो है कोई 1500 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, बाज एरिया से 2000 किलोमीटर ईरान के उसका एक डिस्टेंस है। दरमियान में कई इस्लामी ममालिक हैं, दरमियान में नेटो कंट्रीज हैं, दरमियान में जो है वो अमेरिकन बेसिस हैं। ये सारी चीजें, और उन्होंने एक साइबर नेट बनाया हुआ है कि वो समझते हैं कि इस वक्त हमने आयरन डोम सिस्टम, फिर हमने डेविड स्लिंग सिस्टम, फिर हमने अब थर्ड सिस्टम भी जो है वो प्रोवाइड किया, और एरो 3 सिस्टम भी, जो इस वक्त दुनिया में बेस्ट अवेलेबल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो 3+1, 3 वो जो पहले मैंने बयान किया, और थर्ड जो इस वक्त अमेरिका के पास एक्सट्रीम जो उनके पास डिफेंस सिस्टम है, ये सारे उन्होंने रीजन के अंदर इंस्टॉल किए हुए हैं। पहले भी किए हुए थे, लेकिन इस वक्त जो है
वो थर्ड नहीं था पहले, अब थर्ड को भी जो है उन्होंने इनिशिएट कर दिया हुआ है। तो अब ईरान के पास ऑप्शंस क्या हैं? पता है सैंक्शंस जी की वजह से और दीगर बहुत सारी वजह उस सतह पे नहीं है, लेकिन ईरान का यकीनी तौर पे जो मिसाइल पावर है वो बड़ी कैपेबल है। उन्होंने अपनी शार्पनेस पहले भी साबित की है और इन सारे डिफेंस सिस्टम के होते हुए उन्होंने पेनिट्रेट किया है और वो डीप इनसाइड इसराइल जो है एग्जैक्टली कुछ डिफेंस एक्सपर्ट ये बात कर भी रहे हैं कि अगर ईरान स्ट्राइक करता है तो उसके क्रूज मिसाइल इवन इसराइल के डिफेंस सिस्टम को भी वो हिट कर सकते हैं और कुछ एक सक्सेस हो सकती है जो उसके पास क्रूज मिसाइल की कैपेबिलिटी है ईरान के पास। मैं इसको यूं बताऊं, ये हो चुका है और ईरान ने अपनी आखिरी कैपेसिटी शो नहीं की है, लेकिन इसराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम की आखिरी कैपेसिटी जो है वो आजमाई है। इसराइल और अमेरिका के पास इससे ऊपर, ये मैं अभी चूंकि एक लाइव टॉक शो के अंदर कह रहा हूं, थर्ड से ऊपर, और ये जो 3 सिस्टम मैंने नाम लिए इसके अलावा इनके पास इस वक्त दुनिया के अंदर कोई अवेलेबल डिफेंस सिस्टम नहीं है। ये एक्सट्रीम है, लेकिन अब देखना यह है कि अगर ईरान उससे भी पेश रफ्ता और एडवांस्ड जो मिसाइल हैं हाइपरसोनिक, तो उनके पास ये तो बहुत वाजे है, उसके भी एडवांस वर्जन अगर मौजूद है तो यकीनी तौर पे वो पेनिट्रेट करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, ईरान को कितना ईरान को सेटबैक है, लेकिन कितना सेटबैक है? क्या ईरान की जियोग्राफी कितनी बड़ी है? ईरान की डेमोग्राफिक का साइज क्या है? क्या वो ईरान को तमाम तर, अभी तो आप ये कि यमन जो दुनिया का सबसे गरीब मुल्क है उसको भी इसराइल सारे हमले करने के बावजूद वहां से भी इसराइल के ऊपर होने वाले हमले नहीं रुके हैं और आज भी यमन ने जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया है। तो ईरान तो बहुत बड़ी जियोग्राफी है और इस मर्तबा जो रेवोल्यूशन के साथ लोगों का खड़े होना वो भी एक कॉमन एनिमी के मुकाबले में, और जो एक ईरानी नेशनलिज्म भी है वो जो इस्लामिक उसके साथ जुड़ गया है, तो अब आप देखेंगे कि उसका रद्दअमल जो है वो अवामी सपोर्ट के साथ होगा, वो भी बड़ी एक्सट्रीम लेवल के ऊपर होगी। और वो जो सॉफ्ट चेंज की बातें कर रहे थे, रजीम चेंज की, वो आप समझे एक मरला वो खत्म हो गया और वो आप तकरीबन आउट ऑफ सीन हो गया है। तो ईरान के पास इसराइल की वल्नरेबिलिटी क्या है? उसकी ज्योग्राफी बाज जगहों से 25 किलोमीटर है, उसकी जो मैक्सिमम विड्थ है वो बियॉन्ड वो 200 किलोमीटर से कम है, 185 किलोमीटर है। और उसका जो डेमोना एटमी प्लांट है, अभी जो इन्होंने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन के जरिए से रिवील किए हैं, तो उसके मुताबिक उन्होंने उसकी लेयर्स जो है वो शो की हैं कि वो उनके पास है और इसराइल ने डिनायल नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि ईरान के पास भी ऑप्शन मौजूद है, लेकिन जाहिर है ये हर ऑप्शन इस्तेमाल करने के लिए नहीं होता। और उन्होंने उनकी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वो एक छोटी सी टाइनी स्टेट है, उसके पास बहुत वल्नरेबिलिटी है। वो बिल्कुल ठीक। शायद साहब मैं आपकी तरफ आता हूं क्लास साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जब आपका दुश्मन इतना हाई टेक हो और दुश्मन को दुनिया की सुपर पावर अमेरिका की सपोर्ट हासिल हो, डिफेंस के लिहाज से भी, वेपन के लिहाज से भी, और हर लिहाज से उसको सपोर्ट हासिल हो, तो फिर आपने अपने दुश्मन की कैपेबिलिटीज को मद्देनजर रखे वक्त के साथ साथ आपने अपने आप को भी उसके मुताबिक डेवलप करना है अपने रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए। क्या गुज़श्ता 2-3 डेकेड्स के अंदर देखें तो क्या ईरान और इसराइल के मबैन जो एक डिफेंस के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से जो एक सिस्टम था उसके मुताबिक, और जो एक बिलखुसूस जो सिस्टम था जो आप मुल्क के अंदर आप जिसके ज़रिए से निज़ाम चलाते हैं, उसके अंदर किस हद तक ईरान इम्प्रूवमेंट ला सका था कि आज ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए मौसर जवाब देने की सलाहियत में होता, जो कि फिल वक्त तक आज हमें दिखाई नहीं दे सका? बहुत बड़ा अहम सवाल है आपका। 2-3 चीज़ें इसमें। अभी मैं पढ़ रहा था किसी इंटरनेशनल कोई पेपर में, वो ये कह रहे थे, मुझे नहीं पता कितना ट्रूथफुल है वो, कि जो अगर इसराइलीज़ हैं इनका IQ लेवल ना 120 के करीब है एवरेज, उनका जो लोग हैं इस वक्त, जितने गैजेट्स हैं, जितनी मॉडर्न आपकी इन्वेंशंस हैं, जितने उनके पास टेक्नोलॉजी उनके पास है, मेरा ख्याल है इसराइल के पास है, वो बेचार, आप सिर्फ मैं वार टेक्नोलॉजी की नहीं बात कर रहा, एनीवे जिन्होंने हिजबुल्लाह के 5-6 हज़ार जो उनके वर्कर्स थे, जिनके हाथों में मोबाइल फ़ोन थे या पेजर थे, सारी पेजर थे, उन्होंने उनके ज़रिए उनको हिट किया, टारगेट किया। मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ, हाई टेक की बात बता रहा हूँ किस लेवल पे है। जितनी इस वक्त मेजर इंटरवेंशन हो रही है ना दुनिया भर में, वो सोशल मीडिया के हवाले से हो रही हैं, वो फ़ोन्स के हवाले से हो रही हैं, वार टेक्नोलॉजी के हवाले से, इवन इंडियंस जो है आप देखें, इंडियंस भी बहुत बड़ी तादाद में उन्हीं से ही, इसराइल से ही वो असला ले रहे थे, या बहुत सारे और मुल्क हैं जो वेपन्स लेते हैं। इसराइल सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इसका, वेपन्स का, जो दुनिया में हाई टेक वो दुनिया को बेचता है। इस मुल्क के अगेंस्ट आपका मुकाबला है, और आज का नहीं है, पिछले 40 साल से है। उसके मुकाबले में आपकी तैयारी क्या है? क्या आपने अपनी यूथ को, अपनी सोसाइटी को, अपने बच्चों को ओपन किया
क्या उनको यूरोप पढ़ने के लिए गए, क्या वो अमेरिका पढ़ने के लिए गए, क्या वो चाइना पढ़ने के लिए गए? चाइना और अमेरिकन की कितनी लड़ाई है एक दूसरे के साथ। इवन देन उनके बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा जो दाखिले होते हैं ना, आप कभी देखें या अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, वो आपके चाइना में होते हैं, जिसकी वजह से अभी ट्रम्प साहब ने कहा अभी जो माहिदा पाया उसके अंदर भी ये कंडीशन रखी है उसने कहा निकालें, क्योंकि उनको ये पता चले ये बच्चे यहाँ पे आते हैं, यहाँ से इंटेलिजेंट होकर जाते हैं और वापस अपनी सोसाइटी में रोल प्ले करते हैं। ऐसे यूके में जाते हैं, यूके में मैं खुद पढ़ता रहा हूँ, आप लोग भी जाते रहते हैं, तो मोस्टली चाइनीज आते थे। इसी तरीके से हम देखें इंडियंस को देख लें, उनके बहुत सारी एक बड़ी तादाद अमेरिका में गई। हमारे बच्चे जाते, दुनिया भर की जो तालीम है मोस्टली जो साइंस रिलेटेड है वो आपको अमेरिका में मिलती है या और मतलब दुनिया के खिते हैं। आपने अपने आप को इतनी एक आइसोलेशन में लेकर आए हैं कि आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं बचे। अच्छा, जो आपके पास एक यूथ थी जो अगर बाहर जाती, कोई रिसर्च करती, वापस आके अपने मुल्क के लिए कोई टेक्नोलॉजी, कोई सोशो इकोनॉमिक चेंजेस और बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, वो नहीं कर सकी। आपका मोस्टली जो असला भी है, वेपन भी अभी भी इनके पास ईरान के पास मोस्टली वो शाह ईरान के दौर का दिया हुआ है। ये चीज़ यहाँ थे, जो हेलीकॉप्टर में उनके प्रेसिडेंट साहब का वो हुआ था, आपको याद होगा, ये क्रैश हुआ था, उसका भी यही था कोई शाह ईरान साहब के दौर का, उसी वक्त का था। रशियंस आपके एक हमेशा सपोर्टर रहे हैं अगेंस्ट द अमेरिकन ईरान को, लेकिन वो खुद अपनी वार में फंसे हुए हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि आपको यूरोपियंस आपको मतलब लिप सर्विस करेंगे, इंडियंस करेंगे, हम करेंगे, चाइनीज करेंगे, आपकी वार तो नहीं लड़ सकते। आपको फिर चाहिए था, ये नहीं हो सकता था कि वन अगेंस्ट द रेस्ट। हुआ यहाँ पे यह है कि अकेला ईरान, और ईरान ने पूरी दुनिया को अपने खिलाफ कर लिया। इवन मुस्लिम वर्ल्ड में भी आज मैं पढ़ा था, ओआईसी का इजलास भी क्यों नहीं बुलाया जा रहा, या मुसलमान क्यों उनके साथ उनके खड़े नहीं हो रहे, बिकॉज ऑफ द रीजंस कि वो ईरान से खुद को थ्रेटन फील करते थे। इसलिए तो अमेरिकन कैंप में जाकर बैठे हैं कि आप आए, अड्डे बनाएं और हमें यहाँ से बचाएं। अगेन जो ईरान को चाहिए था कि इतनी बड़ी वार, जो मैं समझता हूँ पहले तो इतनी बड़ी वार में पढ़ने नहीं चाहिए था। इतनी बड़ी अब सिविलाइजेशन है, यू आर ए ह्यूज नेशन, एक बड़ी आपकी तारीख है, हिस्ट्री है, वार की, ब्रेवरी की, एम्पायर जो दुनिया की पहले एम्पायर्स कुछ रही हैं, जिनका प्राइड है। आप एक मतलब प्राउड, एक मतलब ईरानियंस आर द प्राउडेस्ट नेशन। आपने किसी को अपने ऊपर हमला करने की उस मतलब लेवल तक जाना नहीं। जैसे आर्ट ऑफ वार है, वो चाइनीज वो फिलासफर ने जो लिखी है द आर्ट ऑफ वार, उसकी बड़ी खूबसूरत लाइन है जो उस पर फिट आती है इस वक्त। उन्होंने कहा बहादुर जर्नल वो नहीं होता जो जंग लड़ता है, बहादुर वो होता है जो जंग से बचता है। मोदी साहब को देख लें, इंडिया को देख लें, वो आके जब तक जंग नहीं लड़ी थी हम भी पड़े थे यार, पता नहीं क्या कर गुजरेंगे, इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी फोर्स, इतनी बड़ी आर्मी, ये पता नहीं हमारा आशा नशर कर देंगे, रफेल आ गए भाई। उन्होंने जंग लड़ी, क्या नतीजा निकला सर? जंग से पहले कुछ थोड़ी सी बचत थी आपकी, थोड़ा सा रोप था, दबदबा, झिझक वगैरह, या थोड़ा शशका जो भी था इंडियंस का, 4 दिनों में सारा आपका वो शशका मशका जो भी था वो हवा हो गया। इस वक्त सबसे ज़्यादा एम्बेरसमेंट किसको हो रही है? मोदी साहब को हो रही है, पूरी दुनिया में अकेले हुए हैं, सब कुछ वहाँ पे हुआ है। सो सम टाइम जंग से बचना ही बहादुरी, और ईरानियंस ने बड़ा वाइजली, आई मस्ट से, इन्होंने अपने आप को जंग से बचा कर रखा था। अभी मैं समझता है ये बड़ी अनपॉपुलर बात होगी जो मैं कह रहा हूँ, इस वक्त तो लोग साथ जज्बात से भरे होते हैं। अभी भी ईरानियन को मैं समझता हूँ, जो मस्कत में आप बता रहे हैं, इनको वहाँ पे बैठ के उससे बचना चाहिए जो ये जैपनीज का या उन जर्मन्स का जो वहाँ पे वर्ल्ड वॉर सेकंड में हुआ था। अभी भी आपको वे आउट अगर मिल रहा है, अपने आप को भी बचाएं, अपनी कौम को भी जंग से बचाएं। मतलब उसके बाद क्या बच गया? उन्होंने आपका आर्मी चीफ आके शहीद कर दिया, आपके मेजर जनरल कर दिए, 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट कर दिए, पासबान के चीफ उड़ा के रख दिया। उसके बाद भी आप कहते हैं हम अभी उनको रिस्पॉन्ड करेंगे। इट मीन्स कि उन्होंने, जो आज की खबर आ रही थी कि उन्होंने इनके ईरान के अंदर ब्रीच करके विद इन देयर बॉर्डर्स वहाँ से लॉन्च किए हैं सारे इसराइल ने। आपको इतना पता भी नहीं चला कि आपके सरहद के अंदर से उन्होंने आके ये सारे जितने भी स्ट्राइक लॉन्च किए हैं तेहरान वगैरह पे, ये वो कहते हैं इसराइल से नहीं हुए, उन्होंने विद इन ईरानियन बॉर्डर्स को ब्रीच करके, जैसे यूक्रेन ने किया ना पिछले दिनों, उन्होंने आके रशिया के 40-50 बेसिस पे सेम वही तरीका इख्तियार करके उन्होंने आके ईरान के अंदर ब्रीच किया। सो आपका सिक्योरिटी सिस्टम, आपका सर्वेलेंस सिस्टम, आपका डिफेंस सिस्टम, वो सारे का सारा उन्होंने आपको रीग्रुप करने की जरूरत है। थोड़ी सी आपने आपको, मेरा ये ख्याल है, थोड़ा सा पास करने की जरूरत है, रीथिंक करने की जरूरत है। बहरहाल एनीवे, बिल्कुल ठीक। नाज़िर वक्त भी कम है, लेकिन एक टाइम है, आप देखने की ईरानी क्या हाथ में फैसला करती है, क्या उन्होंने भरपूर और एक मौसर तरीकी जवाब देना है इसराइल को, या इतवार के रोज डायलॉग के सेशन हिस्सा, डायलॉग के अमल का हिस्सा बन के कोई दरमियानी रास्ता निकालना है। ये मेरे ख्याल में आइंदा 24 घंटे में ये बात तय हो जाएगी। हमारे साथ मौजूद थे नाज़िर बाइशराज साहब और उफलास साहब, आप सब ने ज्वाइन किया, आपका शुक्रिया। नाज़िर हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।